अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आपने चट मंगनी पट बियाह वाली कहावत ज़रूर सुनी होगी। बस यूँ समझ लीजिए, आजकल सरकारी एजेंसियां और सरकारी अधिकारी हिंदुओं और मंदिरों से जुड़े काम इसी अंदाज में कर रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके काम के लिए दफ्तर बंद होने का हवाला देने वाली सरकार अधिकारी वाराणसी में कैसे रात के 2 बजे मंदिर के लिए रास्ता बनवाने के लिए पहुंच गए। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत आज की बड़ी खबरों से करते हैं। आज निर्मला ताई एक और बजट पेश कर देंगी। हालांकि ये अंतरिम बजट है और असली यानी फुल फ्लैश बजट 2024 में मोदी की सरकार बनने के बाद पेश किया जाएगा। लेकिन हाँ, इस बजट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। खबरें यह है कि अपने दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी बजट में मोदी सरकार डिफेंस के बजट को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन हमारे देश में बजट का मतलब आम लोगों के लिए यही होता है कि सरकार क्या सस्ता करने जा रही है और क्या महंगा। सैलरी क्लास वाले इस बजट में ये देखते हैं कि इनकम टैक्स में सरकार ने कितनी राहत दी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। कल जिस वक्त हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही थी, उस वक्त हेमंत ने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी किया। हालांकि चंपई के बारे में गोदी मीडिया ये कह रही है कि वो हेमंत सोरेन के लिए ऐसे ही हैं जैसे सोनिया गांधी के लिए मनमोहन थे, यानी वो रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बड़ी खबर पेटीएम को लेकर है। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को एक बड़ा झटका दिया और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी। दरअसल आरबीआई को ये शक है कि पेटीएम में गड़बड़ी हो रही है और अब रिजर्व बैंक पेटीएम का ऑडिट कराना चाहता है, यानी ये देखना चाहता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। लिहाजा उसने पेटीएम के पेमेंट बैंक में डिपॉजिट होने वाले ट्रांजैक्शन पर अभी रोक लगा दी है। और आज की तीसरी बड़ी खबर यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा की गई। कल जिला अदालत ने यहां पूजा करने की इजाज़त दी थी और ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास जो बैरिकेडिंग लगी है वहां से व्यास तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाए और ये रास्ता 7 दिनों के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। हालांकि इस खबर पर मैं आज चर्चा करूंगी और ये बताऊंगी कि क्यों हिंदुओं और मंदिर से जुड़े मामलों में प्रशासन और पुलिस किस बुलेट ट्रेन की तरह काम करती है। लेकिन पहले आज की चौथी और सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं और वो चौथी बड़ी खबर ये है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो फिर घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक आपका इंतजार कर रहा होगा। और आज की 5वीं बड़ी खबर यह है कि पहाड़ों पर सफ़ेद रौनक लौट आई है। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में शानदार बर्फबारी हो रही है, यानी लोगों के पास कम ठंड में बर्फबारी का मज़ा लेने का अच्छा मौका है। तो दोस्तों, अब असली खबर पर आते हैं और वो असली खबर ना तो बजट से जुड़ी है और ना ही इस बर्फबारी से। वो खबर जुड़ी है ज्ञानवापी मस्जिद से और ज्ञानवापी मस्जिद में हुई पूजा से। दरअसल आज इस खबर को लेने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि जब कोई मामला मुसलमानों के खिलाफ होता है और वो मामला हिंदुओं से जुड़ा होता है तो कैसे प्रशासन और सरकारी अमला काम करता है। दरअसल कल ये वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक फैसला दिया और ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का हक मिलना चाहिए और जिला प्रशासन को ये आदेश दिया कि वो इसका पालन और अगले 7 दिन में ये इंतज़ाम करें कि वहाँ पूजा हो सके। लेकिन देखिए, 31 जनवरी की दोपहर को जिला अदालत ने ये आदेश दिया और रात को 10 बजे जैसे ही जिला अदालत के आदेश की कॉपी डीएम और डीआईजी और इससे जुड़े दूसरे अधिकारियों के पास पहुंची, ठीक वैसे ही ये तमाम अधिकारी ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए और रात को 10 बजे इन अधिकारियों ने एक मीटिंग की, जिसके बाद इसी दिन रात को 12 बजे सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और ठीक रात 2 बजे डीएम ने व्यास तहखाने में जाने का रास्ता बनवाया और पुजारियों को बुलाकर पूजा करवाई। कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य
उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। सोचिए, सरकारी अधिकारी क्या कभी किसी आम आदमी के काम के लिए या फिर किसी दूसरे समाज सेवा के लिए जिसमें धर्म शामिल ना हो रात के 2 बजे अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में इन्होंने न सिर्फ पूरी रात ड्यूटी की बल्कि ऐसे इंतजाम भी किए जिससे वहां पूजा और आरती की जा सके। यानी जिस काम के लिए इन्हें 7 दिन का वक्त मिला था वो काम इन्होंने चंद घंटों में सेम दिन कर दिया। और जानते हैं मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की इतनी जल्दी क्यों की गई? क्योंकि अब जिला अदालत का ये फैसला आया, तब इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी और मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट जाने वाला था। लेकिन हिंदू पक्ष को लगा कि अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश पर स्टे दे दिया तो फिर उनके हाथ से मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का मौका निकल सकता है। लिहाजा उन्होंने आदेश के ही दिन सारे इंतजाम किए और वहां पूजा भी कर ली। सोचिए, अक्सर नोएडा की टीवी मीडिया ये सवाल उठाती है कि बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन मुसलमानों को दी गई है उस पर अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी क्योंकि मुसलमानों को चंदा नहीं मिल रहा। आज मैं गोदी मीडिया और उसके गोदी एंकरों से ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों की मस्जिद चंदा न मिलने की वजह से नहीं बनी, बल्कि इसमें रोड़ा वो सरकारी अधिकारी बनते हैं जो अपना काम उस शिद्दत के साथ नहीं करते जिस शिद्दत के साथ वो मंदिरों से जुड़े मामलों में करते हैं। वरना सोचिए, क्या कभी आपने किसी डीएम को रात के 2 बजे काम करते हुए देखा है? क्या कभी आपने किसी एसडीएम को रात के 12 बजे तक काम करते हुए देखा है? खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताती हूँ कि कैसे आजकल अपने देश में मुसलमानों को पीटा भी जाता है और उन्हें पिटाई भी उन्हीं से ली जाती है। आपको मुंबई के मीरा रोड पर हुए दंगे तो याद होंगे ही। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले मीरा रोड पर दंगे होते हैं। इस दंगे में कई वीडियो ऐसे आते हैं जहां एक खास मजहब के लोग मुसलमानों के घरों और मस्जिदों और मदरसों पर पत्थरबाजी करते हैं, वहाँ नारेबाजी भी करते हैं। लेकिन जानते हैं अब मीरा रोड से मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। आज मैं चाहती हूँ कि आप मीरा रोड में हुए दंगों में मुसलमानों का पक्ष रखने वाले वकील साहब को सुने और बहुत ही गौर से सुने, क्योंकि इन्हीं को सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि असल में अपने देश में मुसलमानों के साथ ये हो क्या रहा है और मुसलमानों के साथ सरकारी संस्थाओं का बिहेवियर कैसा रहता है। हमने कई जगह एप्लीकेशंस डाली हैं, सीपी को एप्लीकेशन डाली है, डीजी को एप्लीकेशन डाली है, कई मिनिस्टर से मिले हैं हम, और हम बार बार ये मैटर रखना चाह रहे हैं कि एक तरफा एफआईआर भी हो रही हैं, एक तरफा गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। यहाँ तक कि पथराव की हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है, या गोली चली है उसकी आवाज़ सुनी है लोगों ने, वो एक आदमी बंदूक लहराता दिखा है, उसके बावजूद उसकी एफआईआर हमने हमारी खबर में भी चलाई थी और उसको ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया था। फिर भी उसके बाद भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, कमिश्नर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने तैयार है, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इसमें बहुत बड़ा, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसके तहत यहाँ तक कि जो बंदूक लहराई गई थी वो दिख रही है सबको, और मस्जिद वालों ने उसकी गोली की आवाज़ सुनी थी, उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि वो प्लास्टिक की बंदूक है। अब हमने ये भी बात रखी कमिश्नर साहब के सामने कि अगर वो प्लास्टिक की बंदूक सही, अगर गोली की आवाज़ चली है तो आम जगह में बैठना चाहिए ना, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि लोहे की बंदूक होना चाहिए। तो सुना आपने, सरकारी बिहेवियर से याद आया, कल सरकारी बिहेवियर झारखंड के पूर्व हो चुके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुआ। आपको टीवी मीडिया ने ये बता दिया होगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्यों की गई है, लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि आप सीनियर जर्नलिस्ट दीपक शर्मा की कही गई इन बातों को गौर से सुने, क्योंकि इन्हीं बातों को सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि गोदी मीडिया हेमंत सोरेन के बारे में आपको जो बता रहा है उसमें कितना सच है। दरअसल दीपक शर्मा ये लिखते हैं कि अगर आप भगवान राम होते और उनके सामने हेमंत सोरेन का केस आता तो क्या होता? क्या भगवान राम हेमंत सोरेन को ऐसे ही गिरफ्तार करते जैसे ईडी ने किया है, या फिर वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले अजीत पवार के घर जाते, छगन भुजबल को बुलाते, असम के मुख्यमंत्री हेमंता से ये कहते कि तुम्हारा नाम भी घोटाले में शामिल है, तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
खैर, घोटालेबाजों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये सारे घोटालेबाज आज जेल में नहीं हैं, बल्कि सत्ता का मजा ले रहे हैं। और जानते हैं क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को बीजेपी नाम की वॉशिंग मशीन में धो लिया है और इनके दाग अब धुल चुके हैं। तो जब अगली बार पीएम मोदी अपने किसी भाषण की शुरुआत या आखिर में राम राम करें, तो सोचिएगा ज़रूर कि क्या हेमंत सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो, तब भी उन्हें ईडी गिरफ्तार करेगी। और इस वीडियो के आखिर में आजम खान के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आजम खान को कल एक केस में बरी किया गया। अदालत ने ये कहा कि जिस शख्स ने आजम खान पर उसके घर में घुसकर 15,000 रुपये लूटने का आरोप लगाया था, वो इस लूट का सबूत नहीं दे पाया, लिहाजा आजम खान को बरी किया जाता है। सोचिए, जो शख्स कई बार सांसद रहा है, जो शख्स कई बार मंत्री भी रहा, जो शख्स हर साल लाखों रुपए का टैक्स देता रहा, उस शख्स पर यह इल्ज़ाम है कि उसने किसी के घर में घुसकर उससे 15,000 रुपये लूटे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।